This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है ऑयल इंपोर्ट जो है हमारा मेजर कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक $13 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग अस। ये जो 3-4 बिलियन का हमारा अभी करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया डिस्पाइट 13 बिलियन रेमिटेंसेस, उसकी अगर आप एक बड़ी वजह ढूंढना चाहें तो वो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल की इंपोर्ट है। ऑयल की इंपोर्ट्स को कैसे कम किया जाए, इस बिल को कैसे छोटा किया जाए, इसका आउटलुक क्या है, क्या ये 13 से बढ़ के 30 होने वाला है या इसी पे रहेगा या इससे नीचे जाएगा। इस सिलसिले में हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे ऑयल सप्लाई एंड डिमांड की, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है एक लीडिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड अली असगर साहब को, who is analyst at UBL Fund Managers. असगर साहब को आपने पहले भी सुना होगा। हम लोग आमतौर से शॉर्ट टर्म इश्यूज़ पे बात करके ख़त्म। आज मैं इनसे ज़्यादा डिटेल में पूछना चाहूँगा कि क्या आउटलुक है एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। ऑयल प्राइसेस के बारे में आपकी अभी क्या असेसमेंट है, क्या हो रहा है? बहुत सुना है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों जिसकी वजह से ऑयल एक लेवल पे आकर रुका हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, ऑयल वेंट अप टू अराउंड $125 पर बैरल, दैट वाज अराउंड अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। इसके बाद यूएस में डिमांड कंसर्न्स, चाइना की डिमांड कंसर्न्स वगैरह, स्लो डाउन इन ग्रोथ, इन सब फैक्टर्स की वजह से ऑयल प्राइसेस हैव डिक्लाइन क्वाइट सब्सटेंशियली। ये $95 पर बैरल तक, दैट इज़ अरब लाइट प्राइसेस, $95 पर बैरल तक गई। अब नाउ दे आर बैक टू अराउंड $103 पर बैरल। ऑयल प्राइसेस के साथ एक इशू काफ़ी बड़ा ये है कि हमारे यहाँ जो सप्लाई है दैट इज़ बीइंग मैनेज बाय कंट्रीज़, पर्टिकुलर कंट्रीज़ जिसमें हम ओपेक का नाम लेते हैं। अब अगर अरेबियन रीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे इस वक्त सीरिया में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन यू सी कि ऑयल प्राइसेस टेंड टू गो अप बिकॉज सप्लाई साइड इशूज़ एंड कंसर्न्स आ जाते हैं। बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन अभी इस तरह नेक टू नेक चल रही है कि अगर किसी भी साइड पे से शॉर्टेज आती है देन समवन लूजेज आउट, देन द प्राइसेस टेंड टू शूट अप। ऑल्दो डिमांड फैक्टर्स इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बट बिकॉज सप्लाई में कंसर्न्स हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द ऑयल प्राइसेस टू बी अराउंड $105 to $107 per barrel during the rest of the year. So you are factoring in the Iranian issue? Iranian issue is a big issue because right now Iran फिर भी इंडिया को सप्लाई कर रहा है क्रूड ऑयल एंड दे आर रिफाइनिंग इट एंड सेलिंग इट, एंड जो भी एक प्रोडक्शन एक थोड़ी बहुत आ रही है। अगर कोई एक मसला आता है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म इशू आता है, देयर इज़ एन अटैक ऑन ईरान और एनीथिंग, या सैंक्शंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, then you can expect के problems exaggerate कर सकते हैं as far as oil supply is concerned, because Iran again is one of the large suppliers in the OPEC. अच्छा, ये जो एक हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसपे ऑयल प्रोड्यूसर्स को बड़ा वार्न किया जा रहा है कि थिंग्स विल नॉट रिमेन एज रोजी एज इट इज़ नाउ। खासतौर से ओपेक वालों को धमकी एक तरह से उसमें है कि अमेरिका में बहुत बड़े तादाद में ऑयल की डिस्कवरी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ शेल गैस, और बता रहे कि वो उसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एंड दैट इज़ विल सून स्टार्ट टू मीट बिग पार्ट ऑफ यूएस डिमांड विच विल मीन मच लेस डिमांड इन द वर्ल्ड। ये शेल गैस की क्या स्टोरी है? शेल गैस बेसिकली इट्स नेचुरल गैस, सिंपली नेचुरल गैस होती है। अच्छा, इसमें नॉर्मल गैस और शेल गैस में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा ज़्यादा जो शेल गैस से प्रॉब्लम है कि अमेरिका में पेट्रोल को भी गैस बोलते हैं, वो गैस को भी गैस बोलते हैं। दिस इज प्योरली शेल गैस, नेचुरल गैस ही आपकी, बट इसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू गो इन अ बेंड। आप एक सीधी ड्रिलिंग करते हैं जो कि नॉर्मल नेचुरल गैस निकालने का प्रोसेस होता है, और एक बेंड ड्रिलिंग होती है जिसमें यू हैव टू मूव एट अ 90 डिग्री एंगल गोइंग डाउन। तो उसमें एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट शेल गैस रिजर्व्स अराउंड द वर्ल्ड आर क्वाइट सब्सटैंशियल एंड दिस चीज़ इज कमिंग टू द फोर। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में भी टाइट गैस रिजर्व्स पॉलिसी, टाइट गैस पॉलिसी निकली, सो दैट्स सिमिलर टू दैट। टाइट गैस एंड शेल गैस सिमिलर थिंग है। आई सी। तो टाइट गैस के बारे में तो कहा गया था कि जैसे कि सुई गैस हमने निकाला, वो सॉफ्ट ज़मीन के नीचे था और सीधे हमने निकाल लिया।
उसी के करीब जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड गैसेस हैं Exactly, complicated विद इन कन्फाइंस ऑफ वेरी सब्सटैंशियल माउंटेन स्लैब्स। जाहिर है उसको निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहाड़ को आपको खोदना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान हैज़ मेड ए ह्यूज डिस्कवरी। ये जो टाइट गैस वहाँ मिला है वो उसका कंपैरिजन कर रहे थे कि पूरे गल्फ में जो है उससे कुछ परसेंटेज जो अभी तक साइज्मिक डाटा वगैरह एक्सप्लोरेशन कंपनीज कलेक्ट करती हैं उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान हैज़ क्वाइट सब्सटैंशियल रिजर्व्स, स्पेशली जो शेल गैस रिजर्व्स हैं। बट द थिंग इज़ कि इसमें अब नाउ द पॉलिसी इज़ देयर एंड अब इसको एक्सप्लोर करने में यू विल सी के एक्सप्लोरेशन कंपनीज कमिंग फॉरवर्ड। बट अगेन कुछ एरियाज़ में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जगहों पे कैश फ्लोज इशूज़ हैं इन द एनर्जी चेन, सो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स इन दैट ओवरऑल सेगमेंट। But yeah, you will see some discoveries on that front going forward, and considering the kind of shortage you have in the country, that might be one of the quick fix solutions right now. So other than Sui area, where else you think we have shale gas or tight gas? इसमें पोटवार रीजन में सिंध एंड अप नॉर्दर्न सिंध एंड सदर्न पंजाब इस रीजन में रिजर्व्स हैं, एंड देन लोअर सिंध में भी अच्छा खासा रिजर्व्स हैं। मेजरली इन रिजर्व्स का एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस पीपीएल एंड ओजीडीसीएल के पास ही मेजरली हैं। सो दीज कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग टर्म बेट्स और शेल गैस इन भारत का सेक्टर। अच्छा, तो गैस और हम बात करें ऑयल प्राइस की आज बेसिकली, और इसमें शेल का भी जिक्र आ गया। ऑफ कोर्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। हम अपने पावर प्लांट को गैस भी दे सकते हैं, हम फर्नेस ऑयल भी दे सकते हैं, है ना। ये जो हमारे इंपोर्ट का मेजर पार्ट तो फर्नेस ऑयल का ही होगा। इसमें सिर्फ एक मसला नेचुरल गैस में ही होता है कि नेचुरल गैस कैन नॉट बी दैट इजीली स्टोर्ड। अच्छा, नेचुरल गैस को आपने एक बार अगर ड्रिल कर लिया इट विल फ्लो, उसको फ्लो का रोकना इट्स काइंड ऑफ हार्ड एंड कंपनीज डू नॉट यूजुअली डू दैट। ऑयल को यू कैन स्टोर इन अ कंटेनर, बट नेचुरल गैस को पोटेंशियली आप किसी कंटेनर वगैरह में नहीं स्टोर कर सकते, सो इट हैज टू फ्लो ऑन। हमारे यहाँ तो आजकल जितनी शॉर्टेज है जितनी निकल जाए फौरन यूज हो जाएगी। इस्लामाबाद वाले खुश हो जाएंगे, कराची वाले खुश हो जाएंगे। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। दैट्स व्हाई ऑयल इज बीइंग प्रेफर्ड एज एन एनर्जी सोर्स राइट नाउ। आई सी। अच्छा, ये जो हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी कि जी बिकॉज ऑफ शेल गैस डिस्कवरी इन यूएस, एंड वो कह रहे हैं ऑयल की भी डिस्कवरी वहाँ काफ़ी हो रही है साथ साथ। ऑयल में इनका अलास्का का रीजन है जहाँ पर अच्छे खासे रिजर्व हैं इनके, बट अलास्का में अगेन एक्सप्लोरेशन करना थोड़ा कॉस्टली होता है, एंड देन दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट एनवायरनमेंट एज वेल, बिकॉज वहाँ पर एनवायरमेंटल एजेंसीज का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, बिकॉज दैट रीजन इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एज वेल। तो वहाँ पर वो कंसर्न ज़्यादा हैं। Other than Alaska, they don't have any other oil fields. काफ़ी सारी उनकी ऑयल फील्ड्स हैं, रीजन्स हैं, पेंसिल्वेनिया कोलोराडो की जो वगैरह बेल्ट के है, हैं। उसके बारे में आ रहा था कि बहुत बड़ा बेल्ट है, शेल गैस के हवाले से आ रहा था, जिसको एक्सप्लोरेशन कंपनी एक्वायर कर करके। बिकॉज टेरेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस तरह का है। जब टेरेन आपका जैसा हमारा बलूचिस्तान का टेरेन है, दैट्स रफ एंड रगड, अगर इस तरह का टेरेन होता है तो देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी सम काइंड ऑफ रिजर्व। तो यहाँ पर ये है कि यूएस में शेल गैस के अच्छे खासे रिजर्व हैं, जबकि ऑयल के जो रिजर्व हैं दैट्स मेजरली इन अलास्का। तो ये है कि वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना, दे आर देमसेल्व्स रिपब्लिकन आगे तो कर देंगे, कहेंगे दे डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट दैट मच। बट वही है ना कि पब्लिक इमेज आपको रखना एंड काइंड ऑफ अवेयरनेस देयर इज नाउडेज, तो एक थोड़ा इशू बन जाता है। सो जब तक ऑयल इनकी रीच में है थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं, दे वोंट एक्चुअली गो इनटू दोज रिजर्व्स। So in your opinion, despite shale gas discovery in huge numbers in the states, and जैसा कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी है और इंशाल्लाह निकलेगा भी, उससे ऑयल प्राइसेस सच पे कोई खास इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑयल प्राइसेस इन बिकॉज अगेन डिमांड सप्लाई के अगर आप डायनामिक्स देखें तो ऑयल कोई इतना ज़्यादा सप्लाई में है नहीं। अगर सप्लाई अच्छी खासी होती है एंड सप्लाई चेंज नहीं हो रही होती, देन अगर डिमांड कम होती है यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो डाउन, बट वी हैव सीन कि ओपेक टेंड्स टू चेंज इट्स सप्लाईज ओवर टाइम एज प्राइसेस चेंज, तो वो एक अच्छा खासा कंसर्न बन जाता है। सो ऑयल प्राइसेस यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज फॉर ओपेक $100 per barrel is the break even point. $100 per barrel से नीचे जाता है then they start considering actually reducing the supply. तो वो एक issue है. So $100 is the break even. So उससे ऊपर sustain करने की OPEC तो खैर पूरी कोशिश करेगा. In our expectations for this year and potentially the next year, $103 to $110 per barrel तक की रेंज में रहना चाहिए. हमारा इम्पोर्ट बिल कम होने वाला नहीं है. इम्पोर्ट बिल देखें हमारी, अगर आप डिमांड भी तो बढ़ रही है, अगर आप हमारी कंजम्पशन देखें ना ऑयल प्रोडक्ट्स की, दैट इज एक्चुअली डिक्लाइंड ऑन अ ईयर 3% डिक्लाइन हुआ। बिल्कुल वो डिक्लाइन हुई है। डिस्पाइट दैट वी हैव अ 13 बिलियन बिल। प्राइसेस आप देखें ना, प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो नॉर्मल मैन एक्चुअली कंसीडर्स कंज्यूमिंग इट, तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है इसमें।
देन अगेन आपकी जब एनर्जी चेन में मसला होता है देन फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पे ही फ़र्क पड़ता है. यू सी सस्टेन पीरियड्स ऑफ लोड शेडिंग इन पंजाब एंड इस तरह के लोड शेडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दिस फर्नेस ऑयल यू नीड. ऑल्दो डिमांड इज देयर बट सप्लाई एंड इम्पोर्ट करने की कैपेबिलिटी ऑफ मेजर कंपनीज इन आवर इकोनॉमी वो कम हो जाती है. सो उसकी वजह से ओवरऑल कंजम्पशन एक्चुअली कम हो रही है. जो हमारा इम्पोर्ट बिल इस साल बढ़ा है लास्ट ईयर, आई मीन, उसमें मेजरली कंपोनेंट प्राइस का ही था. एंड प्राइसेस बढ़े तो वो अमाउंट बढ़ गया. प्राइसेस थोड़ी बहुत वॉल्यूम नहीं बढ़ा है सच, थोड़ा वॉल्यूम ऐसा. इसमें एक चीज़ और भी आती है बिकॉज कंजम्पशन में दोनों आ जाती है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड देन लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन. लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन होती है दैट हैज़ एक्चुअली शोन डिक्लाइन एंड म्यूटेड परफॉर्मेंस है, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है. सो वहाँ से कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बिकॉज योर रिफाइनरीज आर actually producing less than what they are supposed to. Then again इस पे ड्वेल करते हैं कि why देखिए ना, ये जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं इकोनॉमिक्स में कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही तो उसको सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, हमारे पास क्रूड अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट वैल्यू ऐड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वही रिफाइंड प्रोडक्ट जो कहीं और से आया हम क्यों नहीं यहाँ रिफाइन करें. आप बता रहे जो थोड़ी बहुत रिफाइनरी है वो भी फुल प्रोडक्शन नहीं कर रही है. So what is the reason for that? Because then again the circular debt का problem है, that's quite substantial because they do not have the finances to actually import this oil. Then they cannot import crude oil, they cannot actually supply to the oil marketing companies. तो वो एक बहुत बड़ा issue है. उनको पेमेंट्स नहीं मिलती, वो आगे पीएसओ को बोलते हैं, पीएसओ देन केईएससी वगैरह को बोलता है, पावर प्लांट्स को बोलता है, दे गो टू द गवर्नमेंट. सो दैट्स द होल चेन दैट्स बीइंग अफेक्टेड. अभी 8.9 बिलियन गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ बेल आउट किया पीएसओ को. They were running out Actually, of cash. that's PSO's receivables. अब PSO की receivables KESC पे भी खड़े होते हैं, IPPs पे, हबको, कैपको, सब पे खड़े होते हैं. Now इनके जो receipts हैं ये आपके वापडा पे डिपेंडेंट होते हैं. अब वापडा जब सब्सिडाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है या उसके पास पैसे नहीं आते, then government usually in the past used to fulfill that obligation. Now अगर government इतनी readily वो पैसे नहीं दे रही, then again it's government's responsibility to fill that gap. आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये circular debt has actually made refineries not to produce according to the capacity because they don't have the cash to buy the crude. यही बात हो गई. That's the major reason because margins are attractive. If oil prices बढ़े हुए तो refinery should be doing well. They shouldn't have a problem in producing, but the thing is कि cash flows constrained होते हैं and then कम सप्लाई करना becomes a bargaining tactic for them as well. So everyone tries to get their way. Overall we are hurting. बिल्कुल एनर्जी चेन में तो ये प्रॉब्लम काफ़ी एग्जैजरेट हो. हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में, जहाँ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं 25 बिलियन करते हैं. इतनी बड़ी इंपोर्ट बिल, ये तो ओवरसीज़ वाले बेचारे 13 बिलियन इन्होंने भेज दिया इस साल, तो 4 बिलियन की तरफ हम जा रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. In a situation where we don't have IMF support, we don't have any international support, in fact we have to pay to IMF. इससे बड़ी सीरियस सिचुएशन आगे. सिचुएशन काफ़ी सीरियस थी एक महीने पहले तक बिकॉज यू हैव सीन कि पीकेआर भी किस तरह डिप्रिशिएट किया. व्हेन यू गेट अ करंट अकाउंट डेफिसिट और आपके पास कहीं और से इन्फ्लोज या इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हो, देन सीधा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं. व्हेन योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन तो फिर आपके पीकेआर डिप्रिशिएट होने के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं. दैट वी हैव सीन इन द पास्ट ईयर कि अराउंड 10-12% से पीकेआर डिप्रिशिएट किया. बट नाउ इस लास्ट मंथ जो कोलिशन सपोर्ट फंड के पैसे आने की बात हो रही है एंड आज एक न्यूज़ आ रही थी कि 1.2 बिलियन तक दे विल प्रोबब्ली रिसीव इट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. उससे आपको थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इन द शॉर्ट टर्म. इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका ट्रेड डेफिसिट अभी भी अच्छा खासा रहेगा बिकॉज ऑयल प्राइसेस ऑल्दो हैव डिक्लाइंड मगर कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है. सो वो वहीं पर ही रहने के चांसेस हैं ज़्यादातर. आपकी कॉटन प्राइसेस में कोई इतना बड़ा इंक्रीज़ नहीं आया. इसमें जो सिर्फ एक सेविंग ग्रेस आपके लिए हो सकती है दोज आर द वीट प्राइसेस बिकॉज यूएस मिड वेस्ट में काफ़ी बड़ा ड्राउट आया है ओवर द पास्ट 3-4 मंथ्स जिसकी वजह से वीट प्राइसेस एंड कॉर्न प्राइसेस हैव रियली शूटेड अप. 40% से ओवर द प्रीवियस कपल ऑफ मंथ्स ये प्राइसेस बढ़ी हैं. सो उस वजह से वी हैव अ वीट सरप्लस राइट नाउ. सो वीट एक्सपोर्ट करने के एक थोड़े बहुत चांसेस हैं बट प्रॉब्ली उससे $600-700 मिलियन से ज़्यादा आप नहीं शायद कमा सकें. बट थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हैं दैट आर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली सपोर्ट योर ओवरऑल करंट अकाउंट एंड योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ से मिल सकता है. सो प्रॉब्ली इसमें क्या है कि लोग कहते हैं कि सूनर और लेटर यू हैव टू गो इनटू एन IMF प्रोग्राम अगेन. बट दिस टाइम अराउंड इफ यू से जाएंगे हम. बात ये है वही बात है ना 2008 में हमने जो किया जो कॉवेनेंट्स हमने साइन किए कंडीशंस सेल्फ इम्पोज्ड कंडीशंस वी मेड देम नॉट एट ऑल.
तो अब किस मुंह से जाए? वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते अब ज़्यादा। नहीं, वो रेडी हैं, बट दे हैव स्ट्रिंजेंट काइंड ऑफ प्री कंडीशंस ऑन दैट। What kind of conditions? उसमें प्री कंडीशंस में है कि जो उन्होंने रिफॉर्म जीएसटी वाली पहले बात करी थी उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड दिस टाइम अराउंड दीज इनफ्लोज, जैसे पहले हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जब हम गए थे हमें 2-3 बिलियन स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गए थे। दिस टाइम अराउंड एवरी इनफ्लो वुड बी टाइड टू एन ऑब्जेक्टिव। रिफॉर्म जीएसटी हो गया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये हो गया तो इतने मिलेंगे। सो इस दफ़ा इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज रिफॉर्म्स वुड बी चेक्ड क्वाइट स्ट्रिंजेंटली। सो ये एक बात पॉलिटिकल विल तो है नहीं कि ये सब। पॉलिटिकल विल राइट नाउ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अनपॉपुलर डिसीजंस पर्टिकुलरली इन इलेक्शन ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल रखते हैं। सो इट सीम्स कि मार्च तक डिले करने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी बिफोर द इलेक्शंस टेक प्लेस। फिर इंटरिम गवर्नमेंट अगर जाना चाहे और केयरटेकर गवर्नमेंट जाना चाहे तो फिर देन द ब्लेम इज ऑफ देम। देखिए ना, वही 2008 वाली कहानी स्टोरीज रिपीट हो रही है ना। इंटरिम गवर्नमेंट आई, पता नहीं उसने क्या क्या किया कि नवंबर 2009 तक हमारी हालत ऐसे ख़राब हो गए कि देन अगेन 2008 के जुलाई में अगेन ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ी थी ना, सो दैट वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि आपके अगर वही तो था ना कि इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसने पास ऑन नहीं किया। Why they should have taken such a drastically unpopular measure? I mean, decision making is pretty weak right now. Even then, even now, and interim government आगे तो और weak हो जाएगी। Because हमारे यहाँ जो सिर्फ इकोनॉमी में अगर आप देखें ना, बड़ा जो मसला है that's our current account deficit and our external account। हमारा फिस्कल अकाउंट में कोई मसला नहीं है, बिकॉज अगर आप कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% ऑफ जीडीपी है, ऑल राइट, दैट्स नथिंग बिग। यूएस का 10% है, ठीक है, यूरोपियन नेशंस का ऑन एवरेज 20-25% तो चलता ही है। इंडिया हैज़ 12% फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यू कैन एक्चुअली प्रिंट मनी टू टेक केयर ऑफ द मनी सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, इस पे आप आएंगे कि मनी सप्लाई हमारे लिए थोड़ा सा मसला है कि उससे इन्फ्लेशन होता है, गरीब आदमी बड़ी बुरी तरह मरता है। साहब यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस एंड पाकिस्तान इकोनॉमी पे। अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ये जिक्र किया कि 13 बिलियन की हमारी इंपोर्ट रही है ऑयल प्रोडक्ट की लास्ट ईयर, विच इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर इंपोर्ट। हमारा ट्रेड डेफिसिट 4 बिलियन पे आ गया है। ये अब एक डेंजरस सिचुएशन आती जा रही है। ये डेफिसिट जो है हम कहाँ से पूरा करेंगे? साथ साथ 3.1 बिलियन की जो है ना हमें आईएमएफ को रीपेमेंट करनी है, तो और किसी तरफ से हमें सोर्स ऑफ पेमेंट नज़र नहीं आ रहा है, कैश नज़र नहीं आ रहा है डॉलर टर्म में। तो एक जैसे कि बूडी ने डाउनग्रेड करते हुए बात कही थी कि 13-14 में वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करते हुए देख रहे हैं। इसी सिलसिले में हम ये बात करें कि ये जो हमारा बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट है, इस पर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अली असगर साहब ने एक बात तो अच्छी बताई है कि ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी अब मेंटेन इसलिए हो गई हैं कि दुनिया भर में शेल गैस खासतौर से यूएस में बहुत ज़्यादा निकल आया है, जिसकी वजह से जो एकदम बढ़ती हुई कीमत पे थोड़ा सा ब्रेक आया है, विच इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस। मगर दूसरी बात उन्होंने जो बताई विच इज़ डिस्टर्बिंग इज़ कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं ड्यू टू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर डेट। इसी पे हम मज़ीद बात करते हैं। मेरे और मेरे नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा ये पहले बताइए कि ये 13 बिलियन में आपके ख्याल में व्हाट इज़ द ब्रेकअप and where we can concentrate and try to do something about it? इसमें जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफिकेशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी कांस्टेंट रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये इस वजह से कि ग्लोबल स्लो डाउन बहुत बड़ा आया हुआ है। हाँ, एक फैक्टर ये सो दैट्स द मेजर फैक्टर। शेल गैस एज सच इज नॉट अ वेरी बिग सब्स्टिट्यूट फॉर क्रूड ऑयल, जस्ट टू क्लैरिफाई। इसमें अगर हमारी आप ऑयल प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स देखें तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका आ जाता है फर्नेस ऑयल का।
furnace oil. Then there are What kind of products percentage you would think? it's around roughly half तो इसमें से चला जाता 50 होगा. समझ लीजिए furnace ही है, ठीक है. Then there is diesel जिसका काफ़ी बड़ा component होता है, and then motor gasoline. So these are the three major products जो कि हम import करते हैं, जो major chunk of हमारा import bill बनाते हैं. Then crude oil import जो refineries करती हैं, that is also included in that. तो what I want to know from क्या कहते हैं value adding point of view से, हम एक मुल्क है, हमारे पास refineries हैं, कोई चीज़ अगर हम crude मंगा के उसको refine कर सकते हैं तो why not? तो I have no objection to importing crude because we are short of crude. But how much is the crude import and how much are these fine products, final products? बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा होता था इनिशियली क्रूड, बिकॉज मेजरली रिफाइनरीज जब 100% कैपेसिटी पे चल रही होती थी तो ज़्यादातर हम क्रूड इंपोर्ट करके ही अपनी प्रोडक्ट्स बना के अपनी डिमांड पूरी कर लेते थे. बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट कंपोनेंट कम हो गया, क्रूड ऑयल का कंपोनेंट कम हो गया, एंड प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट इंपोर्ट होती हैं उनका कंपोनेंट ये जॉब जो यहाँ क्रिएट होती है या ये वर्क यहाँ होता है वो कहीं और हो रहा है ड्यू टू द सर्कुलर डेट. बिल्कुल. सो दैट्स यानी कि एक से एक प्रॉब्लम हमारे जो है ना वो बढ़ती. इसमें थोड़ा बहुत ये है कि एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑन द फोर चल रही है आजकल, वो ये है कि क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया. इसमें मेजरली ये है कि इंडिया कैन एक्चुअली इंपोर्ट हैवी क्रूड फ्रॉम ईरान. ईरान के क्रूड में एक मसला ही होता है, बिकॉज हम भी कर सकते हैं, मगर उसके क्रूड में मसला होता है दैट्स हैवी क्रूड. हैवी क्रूड को रिफाइन करने के लिए आपकी रिफाइनरी में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान आवर रिफाइनरीज डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी. सो अब ये है कि ईरान विल, बिकॉज वो अब क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक डिस्काउंट पे बेच रहा है टू इंडिया, एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू सेल टू पाकिस्तान. तो अगर इसमें अरेंजमेंट इस तरह हो गया, पाकिस्तान विल बाय द क्रूड, गिव इट टू इंडिया एंड देन रिफाइन इट. जो भी उसमें रिफाइनिंग मार्जिन होता है दैट इंडिया विल गेट दैट, और इसके एक्सचेंज में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा. इससे होगा ये कि इफेक्टिवली आपको 10-15% डिस्काउंट पे इंटरनेशनल प्राइसेस से आपको एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकती है. सो दैट इज समथिंग. इसमें टैरिफ्स वगैरह की नेगोशिएशंस वगैरह चल रही हैं, इंडिया किसे कितना हमसे टैरिफ लेंगे एंड स्टफ, बिकॉज ईरान इज विलिंग टू सेल. सो बेसिकली थ्रू इंडिया दे हैव अनदर सोर्स ऑफ सप्लाइंग टू पाकिस्तान एज वेल. Because that can impact our import bill to some extent. That could potentially, considering that deal goes through. So this is one of the major triggers towards for external account. अगर इसमें से कुछ हो जाता है, then you can actually expect some improvement. तो अगर हम इस पे काम करें, साथ साथ हम एक सर्कुलर डेट को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो गवर्नमेंट को डूएबल्स जो हम बता सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को सब पता है. एंड द थिंग इज कि आपके सर्कुलर डेट क्रिएट क्यों होता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स, एंड बेसिकली जब लाइन लॉसेस आपके इतने ज़्यादा होते हैं, एंड देयर इज़ अ सर्टेन पोर्शन जिसके पे करने वाला कोई नहीं होता बेसिकली. ठीक है, आप और मैं तो अपने बिल दे देते हैं, मगर चोरी करने वाला ही इज़ नॉट गोना पे. अब वहाँ उसकी पेमेंट कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू पे फॉर दैट. अब व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ इट्स रिस्ट्रेन्ड फाइनेंसेस और उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि अब हम क्या करें. एंड दैट्स वेयर द सर्कुलर डेट हैज़ एक्चुअली इमिनेटेड फ्रॉम. और अब उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ मेजर्स के ये बिल्कुल ही तो नहीं रिमूव हो सकता है. जो आपकी चोरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की, लाइन लॉसेज हो गए, बट दैट कुड बी मिनिमाइज टू सम एक्सटेंट. दुनिया भर में कहते हैं कि जो 8% तक जो लॉस है वो टेक्निकल लॉस होता है. टेक्निकल लॉस एंड दैट्स एक्सेप्टेबल. हाँ, दैट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन हमारे यहाँ केसी वाले में शायद 40-50% तक 40. केएससी की लाइन लॉसेज अराउंड 33% 33% जो लास्ट में. अच्छा, अब बात ये हो रही है कि ये गवर्नेंस इशू भी है, एक पॉलिटिकल इशू भी है कि कहते हैं कि जिन जिन इलाकों में ये होता है कुंडा सिस्टम वगैरह, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें सपोर्ट करी होती है, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर दोस. इसमें अब केएससी ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, से दैट प्रॉब्ली पब्लिक पर्सपेक्टिव से वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नाउ, बट नाउ दे हैव डिवाइडेड द होल सिटी इन सम 8 रीजन्स, एंड एवरी रीजन हैज़ अ मैनेजर. ही गेट्स अ पर्टिकुलर कोटा फॉर एनर्जी कि उनको इतने मेगावाट्स मिलेगा और उसमें से उनको लेकर आना है. देयर इंसेंटिव्स, देयर सैलरीज ऑल डिपेंड ऑन व्हाट दे कुड रिकवर. अब उस हिसाब से जहाँ से डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है, जहाँ चोरी ज़्यादा होती है, वहाँ बिजली ये कम दे रहे हैं. जैसे कि क्लिफ्टन वगैरह इस तरह के इलाके होंगे, वहाँ पर बिजली बहुत रेडली अवेलेबल है, बहुत कम होता है कि ऐसे आपकी लाइट जाती है. सो वो इश्यूज़ हैं, एंड दे आर वर्किंग स्मार्टली अराउंड इट, बिकॉज अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइन लॉसेस कम होते जाते हैं. सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड आई गेस दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ, बिकॉज पॉलिटिकल विल जब कम हो, आपका पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड आपका पूरा judiciary it's kind of in a mix, तो फिर this is the only solution to go forward. So can't the political parties be coerced into cooperating with KEC, for instance, कि जो आपके जिस इलाकों में होता है
नॉन इलाके हैं, वहाँ जो भी पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस है उनको बुलाया जाए, सबको साथ बैठाया जाए कि भाई देखिए आपके झंडे लगा के या आपके पार्टी के सपोर्ट से लोग ये काम करें, तो उनकी जो आप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस एंड लेट द पुलिस एंड द केसी अथॉरिटीज टेक एक्शन। आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बट वही है कि ये कि दिस शुड प्रोबब्ली बी पार्ट ऑफ द, बिकॉज वो हो नहीं सकता ना, बिकॉज इनका वोटर बैंक है जो एक्चुअली चोरी कर रहा है, एंड दे डू नॉट वांट टू लूज दैट। इन सम एरियाज द इन्फ्लुएंस इज सच के केएससी वाले जा भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, सो दैट हैपेंस। ऐसी सिचुएशन में आप कम बिजली देते हैं वहाँ पर, कम देते हैं, ये सोल्यूशन निकाला है केसी। सो दैट इज आई गेस द स्मार्टेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ। उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस नहीं है, जैसे कि कोई ऐसे स्मार्ट मीटर्स हो या कोई सेंसर्स हो? बिल्कुल है, इसमें दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट के प्रीपेड कार्ड्स की बेसिस पे मीटर, प्रीपेड कार्ड्स, दैट्स बट आई गेस उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा। एंड उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि असल में चोरी होती हमारे यहाँ इसीलिए कि आपके जब लाइंस इन एयर होती हैं तो वो एक ससेप्टेबल बन जाती है, और जब आपकी अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ये दैट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और अगर वो हो जाता है तो फिर आप देखेंगे ये प्रॉब्लम बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप गैस में देखें तो इतना आसानी नहीं है चोरी करना, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। एंड एक्चुअली डायरेक्टली इस तरह चोरी नहीं होती, मीटर नहीं लगाया, मीटर स्लो कर दिया, इस तरह की चीज़ होती हैं, बट एक्चुअली इस तरह चोरी नहीं हो सकती कि कोई भी उसकी पकड़ नहीं है, बिकॉज वो ये अंडरग्राउंड चलता है। डीप टू द क्रक्स ऑफ दिस सर्कुलर डेट पे चले गए, ठीक है, ये सब मेजर्स हो रही हैं। इन द मीन टाइम जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू करके पे किए, अभी कुछ दिन पहले शायद 345 बिलियन का एक बॉन्ड वो मैच्योर हुआ। कोई वन टाइम कोई सोल्यूशन नहीं है कि किसी कहीं से वर्ल्ड बैंक से, IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे लेके इसको पे ऑफ कर दिया जाए, कि ताकि हमारे रिफाइनरीज फुल्ली काम करें? और ये जो देखें, इसमें ऐसा सोल्यूशन हुआ था कुछ 3 साल पहले, काफ़ी बड़ा एक बॉन्ड इशू किया गया था, लिक्विडिटी आई, पैसे सबको पे कर दिए, 2 महीने के लिए एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। बट द थिंग इज कि सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट होता रहता है, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एवरी सिंगल डे दिस सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट्स, बिकॉज कि कोई ना कोई चोरी कर रहा है, कोई ना कोई पे नहीं कर रहा है, कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शॉर्टफॉल कहीं ना कहीं से क्रिएट हो रहा है। सो वो एक्यूमुलेट हो के 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, एंड देन अगेन देयर इज अनदर बेल आउट। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रॉब्लम। अगर एक बार लिक्विडिटी इंजेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व होना होता तो काफ़ी पहले हो चुका होता। ये एक बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप ये बताइए एज एन एक्सपर्ट कि ये जो 13 बिलियन का बिल है, डू यू सी एनी वे स्कोप के, एक तो हमने ये बात कर ली सर्कुलर डेट वाली, रिफाइनरीज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन, और कोई तरीका है कम करने का? इंडिया का आपने एक सोल्यूशन बताया, 15% would be a substantial। इसमें ये कि इफ़ यू फाइंड सम सब्सटेंशियल गैस डिस्कवरी इन पाकिस्तान तो फिर ये है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है। अच्छा, तो वो बिकॉज आप इस वक्त फर्नेस और अच्छा खासा इंपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज आपके गैस शॉर्टेज है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने पे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने, सो यू कैन एक्चुअली सप्लाई दैट टू दोज, एंड फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट डायरेक्टली वहाँ से कम हो सकती है, व्हिच इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ योर इंपोर्ट। तो शेल गैस की तरफ हम उम्मीद लगा के बैठे शॉर्ट टर्म में उसकी भी कोई है? बिकॉज कंपनीज के लिए भी इसमें पे ऑफ्स अच्छे खासे हैं। इट्स जस्ट दैट के थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और थोड़ा उनके अपने कैश फ्लोज और एक एक्सप्लोरेशन प्लान बनने की बात होती है कि वो किस तरह उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। PPI and OGDC in my view have the cash flows and capability to undertake such a project, and probably they would. उनके प्लान्स भी हैं। अभी कहीं पे हो रहा है कुछ काम? नहीं, इस पे काम हो रहा है। इनिशियली साइज्मिक डाटा वगैरह, जो इनिशियल एक्सप्लोरेशन से पहले आप डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा होगी, परमेबिलिटी किस रीजन की सबसे ज़्यादा है, ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। बट इनिशियली अभी प्लानिंग स्टेजेस में है, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। सिंध में आपने कहाँ बताया, कहाँ पे है? सिंध में एक तो ये नॉर्दर्न सिंध के रीजन में है अच्छे खासे रिजर्व्स, एंड देन इन सेंट्रल सिंध एंड सदर्न सिंध इस साइड पे है। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ पे नहीं है, एंड यहाँ पर हो सकता है। बेसिकली जो पंजाब एंड सूई का इलाका है, दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न रीजन। पंजाब में भी नहीं, बलूचिस्तान में तो मुश्किल है। पंजाब में इतना बड़ा कोई ऐसा है नहीं। पोटोहार का आपने जिक्र किया, पोटोहार जो है सदर्न पंजाब वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पे है। वहाँ पर इतना बड़ा नहीं है, मेजर नहीं है, यानी आप ऐसा नहीं है कि अगर आप जाके एक्सप्लोर ना कर सकें। बलूचिस्तान में तो सिचुएशन इज प्रीटी बैड। अगर साहब, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर योर एक्सपर्टीज एंड योर इनपुट। नाज़रीन, ऑयल प्राइस एंड पाकिस्तान इकॉनमी पे ये डिस्कशन आपने सुनी। ऑयल इज़ ए मेजर इम्पोर्ट फॉर अस, और ये हमारे करंट अकाउंट को भी इफ़ेक्ट करता है। इस इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, इस पर हमने बहुत सारी बातें की जो आपने सुनी।
एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने आज हमें बताई है कि इंडिया से इंपोर्ट करने की हम बात कर रहे हैं ऑयल, वो ऑयल जो हेवी क्रूड है जो ईरान एक्सपोर्ट करता है एट ए डिस्काउंटेड प्राइस टू इंडिया, वो चीज़ अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करें तो कोई 14-15% कम पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शेल गैस की काफ़ी वो हो गई है, मिल गया है, और ख़ासतौर से सिंध में देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इन शॉर्ट टाइम या बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा, एंड दैट कैन ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस। और जो गैस अगर शॉर्टेज कम होती है तो उससे फर्नेस ऑयल विच इज़ 50% ऑफ अवर इम्पोर्ट ऑफ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पर काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि फिर हम गैस से बिजली बनाएंगे तो फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट कम हो जाएगी। एक और बड़ी अहम बात जो हमने कही कि सर्कुलर हमारी रिफाइनरीज अगर ज़्यादा अच्छा काम करती तो हम क्रूड ज़्यादा मंगाते और हम अपनी ये प्रोडक्ट जो है ना, फाइनल प्रोडक्ट्स अपने यहाँ प्रोड्यूस करते। वो ना होने की वजह जो मेन है वो सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट के बारे में तफसीली हमने बात की तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल मसला है, इसको हल करना इतना आसान नहीं है। पॉलिटिकल इशू भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं। कुंडा सिस्टम को कंट्रोल करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व हियर, लेकिन स्मार्ट सॉल्यूशंस आर बीइंग वर्कड ऑन। अभी जिस तरह से KEC 8 रीजन में अपने इलाके को डिवाइड करके लोड मैनेजमेंट के ज़रिए कुछ प्रेशराइज कर रही है कंज्यूमर्स को, वो इज़ अ गुड आइडिया। अगर अंडरग्राउंड केबल्स हो जाए वो गुड आइडिया होगा। अगर प्रीपेड कार्ड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी के बिलिंग होना शुरू हो जाए तो दैट कुड ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये सब लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने बात की कि क्यों नहीं गवर्नमेंट पे ऑफ कर देती है। असगर साहब का ख्याल था कि वो पे ऑफ तो पहले भी किया गया है, लेकिन क्योंकि डेली ये ऑकर होता रहता है तो ये इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशंस वही हैं जो लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाएँ और उसको ख़त्म किया जाए ये चोरी को। इसी के साथ जो है ना ये मसला हल होगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। आपके फ़ीडबैक से हमें प्रोग्राम मरतब देने में आसानी होती है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.